मैं ज्योति सिंगौर। आज हम कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र इकाई 5 प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम समझेंगे, परंतु ये महत्वपूर्ण प्रश्न केवल मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए है। इकाई 5 हमारी 3 अध्याय को मिलाकर बनाई गई है। अध्याय 7 है हमारा सहसंबंध, अध्याय 8 है सूचकांक और अध्याय 9 है सांख्यिकी विधियों के उपयोग। इन तीनों पाठों को इकाई 5 में सम्मिलित किया गया है। इस इकाई में आवंटित अंक हैं 5, अर्थात इन तीनों पाठों से हमको कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हमको एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देना है और 2 अंक के 2 प्रश्न। 2 अंक के 2 प्रश्न, इसका मतलब है कि इन इकाइयों से हमको छोटे छोटे प्रश्नों को याद करना है। यहाँ भी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो टॉपिक दिया हुआ है रेड में, ये टॉपिक्स को हमारे कोर्स से इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। इस वर्ष जो हमारा कोर्स कम हुआ है, इसमें स्पीयरमैन कोटीज अंतर सहसंबंध गुणांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को छोड़कर, यानी हमको इन टॉपिक्स के प्रश्न उत्तर को सॉल्व नहीं करना है। हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सबसे पहला, सहसंबंध गुणांक सदैव होता है। सबसे बड़ी बात है सहसंबंध क्या होता है। नाम का मतलब आ रहा है समझ में, सह का मतलब साथ वाला, संबंध यानी संबंध। जब हमारा किसी भी 2 चीजों के बीच आपस में या 2 समंकों की श्रेणियों के बीच जो संबंध होता है उसे सहसंबंध कहते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, जैसे मांग और पूर्ति है, उत्पादन और आयात है। वर्षा का संबंध किससे होगा? कृषि से होगा। तो इस तरह से बहुत सारे आंकड़े होते हैं जो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, उनका अध्ययन हम सहसंबंध में करते हैं। अब हमारा जो पहला प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक सदैव होता है। कैसा होता है? सहसंबंध गुणांक सदैव होता है। कैसा होता है? 2 चरों के मध्य सहसंबंध की मात्रा का परिकलन करने के लिए महान ब्रिटिश जीव विज्ञानी एवं सांख्यिकी शास्त्री कार्ल पियर्सन ने एक सूत्र का प्रतिपादन किया था। इस सूत्र के सहायता से ही सहसंबंध का अनुमान लगाया जा सकता है। कार्ल पियर्सन ने यह बताया था कि सहसंबंध गुणांक जो होता है वो सदैव ऋण 1 और धन 1 के बीच होता है। यदि सहसंबंध +1 होता है तो दोनों श्रेणियों के बीच धनात्मक सहसंबंध होगा, और यदि दोनों के बीच ऋण 1 है तो कैसा संबंध होगा? ऋणात्मक सहसंबंध होगा। तो इस तरह से सहसंबंध गुणांक सदैव किसके बीच होता है? -1 और +1 के बीच। तो सही उत्तर है हमारा सी, और इसका प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने किया था। यदि 2 चरों के बीच सहसंबंध शून्य है, इसका क्या तात्पर्य है? जब 2 चर मूल्यों में कोई पारस्परिक निर्भरता नहीं पाई जाएगी, अर्थात उनमें होने वाले परिवर्तन का दूसरी श्रेणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उन चर मूल्यों के बीच सहसंबंध का अभाव होता है। सहसंबंध की अनुपस्थिति में सहसंबंध गुणांक की मात्रा शून्य होती है। यानी जैसे ही सहसंबंध यदि शून्य है तो सहसंबंध क्या होगा? अनुपस्थित होगा, यानी उनके बीच कोई संबंध नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वर्षा का संबंध कृषि से है। यदि दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब है सहसंबंध की अनुपस्थिति है। तो इसका उत्तर, सही उत्तर क्या है हमारा? यदि 2 चरों के बीच सहसंबंध शून्य है तो इसका तात्पर्य है सहसंबंध की अनुपस्थिति। तीसरा प्रश्न है, निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं प्रतिशत में, रुपए में, किलोग्राम में, इनमें से कोई नहीं। प्रोफेसर ब्लेयर के अनुसार निर्देशांक एक विशेष प्रकार के माध्य होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आधार वर्ष के मूल्य को 100 मान लिया जाता है और उसके आधार पर प्रचलित मूल्यों से प्रतिशतों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसे मूल्यानुपात कहते हैं। यानी प्रतिशत का माध्य ही निर्देशांक कहलाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रतिशत। चौथा प्रश्न है, फिशर का सूचकांक कहलाता है। ये जो सूचकांक है और निर्देशांक है, दोनों एक ही चीज है। निर्देशांक को ही सूचकांक कहते हैं और सूचकांक को ही निर्देशांक कहते हैं।
प्रश्न है हमारा, फिशर का सूचकांक कहलाता है भारित सूचकांक, आदर्श सूचकांक, सामान्य सूचकांक, इनमें से कोई नहीं। सूचकांक की रचना के लिए सूत्र का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि सूचकांक किस उद्देश्य से बनाया गया है। जब हम सूचकांक निकालते हैं तो बहुत सारी विधियों का उपयोग करते हैं, परंतु सभी का उद्देश्य उपयुक्त नहीं होता। कई महत्वपूर्ण सूत्र हैं हमारे पुस्तक में, लेस्पियर है, पाश्चे है, बाउले है आदि बहुत लोगों ने सूत्र अलग अलग दिए हैं निर्देशांक ज्ञात करने के, परंतु आदर्श सूत्र नहीं है क्योंकि वे सभी परीक्षण को पूरा नहीं करते। परंतु फिशर की जो विधि है इसे हम आदर्श सूचकांक मानते हैं। किसे मानते हैं? फिशर की। फिशर ने 134 सूत्रों का परीक्षण करने के पश्चात एक सूत्र बनाया था जिसके अनुसार आधार वर्ष के मूल्यों को आधार वर्ष के भार से और चालू वर्ष के मूल्यों को चालू वर्ष के भार से भारांकित किया था। इसे उनके नाम पर फिशर का आदर्श सूत्र भी कहा जाता है। देखिए, मैं थ्योरी आपको थोड़ा ज्यादा बता रही हूँ क्योंकि ये प्रश्न को आपको समझने और याद रखने के लिए इसकी थ्योरी या डिटेल जानना भी जरूरी है। तो फिशर का जो सूचकांक है वो कैसा सूचकांक है? आदर्श सूचकांक है। पांचवा प्रश्न है, वर्तमान वर्ष का मूल्य दर्शाता है। निर्देशांक में 2 वर्षों की तुलना की जाती है। जो मूल्य हैं उनकी तुलना हम किन्हीं भी 2 वर्षों में करते हैं। जैसे मान लो 1980 के कीमत गेहूं का मूल्य और 1990 का गेहूं का मूल्य, जब हम इन दोनों में तुलना करते हैं यही हमारा निर्देशांक है। कहने का मतलब है एक हमारा आदर्श वर्तमान वर्ष होता है और एक होता है हमारा आधार वर्ष। तो वर्तमान वर्ष का मूल्य हम किससे प्रदर्शित करते हैं? वर्तमान वर्ष वह वर्ष है जिसमें होने वाले औसत परिवर्तनों को मापा जाता है या जिसके लिए सूचकांक तैयार किया जाता है। तो आधार वर्ष को हम यहाँ पे P0 से व्यक्त करते हैं, जबकि वर्तमान वर्ष को किससे व्यक्त करते हैं? P1 से। पहला प्रश्न है हमारा, सह संबंध का अर्थ लिखिए। जैसा कि मैंने ब्लूप्रिंट में बताया कि इस पाठ से केवल 2 अंक के प्रश्न आएंगे, इसीलिए इस पाठ से हम छोटे छोटे प्रश्नों को समझेंगे। वैसे गणित की जो थ्योरी होती है वो थोड़ी कठिन तो होती है और खासकर सांख्यिकी की। पहला है हमारा, सह संबंध का अर्थ लिखिए। सह संबंध 2 चरों के बीच संबंध की माप है। यह 2 चरों के बीच पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट करता है। यह एक ऐसी सांख्यिकी तकनीक है जो 2 चरों अथवा तथ्यों के बीच संबंध का मापन एवं विश्लेषण करती है तथा ये बताते हैं कि जब 2 चरों के बीच किस सीमा तक परिवर्तन हो रहा है या किस सीमा तक इनके बीच संबंध है। ये मैंने एक परिभाषा लिखी है बोर्डिंगटन के अनुसार, जब कभी 2 या अधिक समूहों या वर्गों में निश्चित संबंध पाया जाता है उसे सह संबंध कहा जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल से आप समझ लोगे कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन होता है। यहाँ पे किसके बीच संबंध है? कीमत और मांग में। आपने देखा होगा ना कि टमाटर का भाव जैसे ही बढ़ जाता है तो आप कम टमाटर खरीदते हैं। यदि टमाटर बहुत सस्ते हो गए तो आप टमाटर की मांग को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से इन दोनों के बीच क्या पाया जाता है? सहसंबंध। मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर कीमत स्तर बढ़ता है। ये क्या कह रहा है? हमारे पास यदि हमारी तनख्वाह बढ़ जाए तो बाजार में कीमतें भी बढ़ जाती हैं। आप सब्जी वाले के पास जाएंगे तो सब्जी वाले बोलेंगे कि भैया आपकी तनख्वाह भी तो बढ़ गई है, इसीलिए आपने जैसे ही कहा कि आपने टमाटर के रेट क्यों बढ़ा दिए, तो सब्जी वाला तुरंत जवाब देता है कि आपकी तनख्वाह भी तो बढ़ गई है, तो वस्तुएं भी क्या होंगी? महंगी होंगी। तीसरा उदाहरण मैंने दिया है, रोजगार में वृद्धि होने पर उत्पादन में भी वृद्धि होती है। रोजगार बढ़ जाएगा तो लोगों के पास काम ज्यादा होगा और जब काम ज्यादा होगा तो उत्पादन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो सह संबंध का अर्थ आप समझ गए होंगे। सह संबंध जब हम किन्हीं भी 2 चरों के बीच संबंध को बताते हैं वो कहलाता है सह संबंध। प्रश्न क्रमांक 2, धनात्मक सह संबंध किसे कहते हैं? विभिन्न चरों में सह संबंध धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। हमें क्या बताना है? धनात्मक सह संबंध।
जब दो चरों में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है, अर्थात जब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है और एक घटता है तो दूसरा भी घटता है, ऐसे संबंधों को चरों का धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे कीमत एवं पूर्ति में धनात्मक सहसंबंध का उदाहरण है। कीमत और पूर्ति, यदि कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। आपके पास 1 क्विंटल गेहूं है, मान लो 1 क्विंटल गेहूं है, आप उसको बेचना चाहते हैं। यदि बाजार में कीमत अधिक मिल रही है, अच्छी कीमत मिल रही है, तो आप अपना पूरा गेहूं को बेच देंगे। परंतु यदि गेहूं का जो मूल्य है वो कम है बाजार में, तो आप अपने गेहूं को नहीं बेचना चाहोगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? धनात्मक सहसंबंध। कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति भी बढ़ रही है, कीमत कम हो रही है तो पूर्ति भी कम हो रही है। मैंने इसको एक एग्जांपल से बताया कि यदि इसको इन इन दोनों वस्तुओं के बीच भी धनात्मक सहसंबंध है। यदि x वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो y वस्तु का मूल्य भी बढ़ रहा है 100, 200, 300, 400। यानी हम ये कह सकते हैं कि x वस्तु और y वस्तु के बीच कैसा संबंध है? धनात्मक सहसंबंध है। प्रश्न 3 है, कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक के गुण लिखिए। प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। पहला है हमारा प्रचलित विधि। दो चरणों के मध्य से संबंध ज्ञात करने की यह सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है, क्योंकि इसमें संक्षिप्त एवं सूक्ष्म परिमाणात्मक संख्या प्राप्त होती है। इसकी व्याख्या करना संभव होता है। दूसरा है हमारा दिशा एवं मात्रा का ज्ञान। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक दो चरों के मध्य न केवल सहसंबंध बताता है, वरन उसकी दशा और मात्रा का भी बोध कराता है। उसकी दिशा तथा मात्रा का भी बोध कराता है। यानी सहसंबंध से हम दिशा और मात्रा दोनों का पता कर सकते हैं। तीसरा है हमारा आदर्श माप। यह एक आदर्श माप है, क्योंकि यह दोनों समंक श्रेणियों के समानांतर माध्य तथा प्रमाप विचलन पर आधारित होती है, जो उन्हें बीजगणितीय गुणों के कारण सांख्यिकीय रीतियों के लिए सर्वोत्तम माप है। यानी ये तीनों पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। पहला हमारा प्रचलित विधि, दिशा एवं मात्रा का ज्ञान, और तीसरा पॉइंट है हमारा आदर्श माप। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक के 2 दोष लिखिए। अभी हमने गुण देखा था, अब हमें क्या बताना है? इनके दोष। पहला है रेखीय संबंध। यह गुणांक यह मान लेता है कि दोनों पदमालाओं में रेखीय संबंध होता है, चाहे यह संबंध उनमें विद्यमान हो या ना हो। जबकि कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक ये मान लेता है कि इन दोनों चरों के बीच रेखीय संबंध है। दूसरा पॉइंट है हमारा समय। इसकी गणना प्रक्रिया में समय बहुत अधिक लगता है। हम दोष देख रहे हैं किसके? कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक के। तो दूसरा दोष क्या है? कि समय अधिक लगता है। तीसरा है दूरस्थ मध्य। इस गुणांक का मूल्य दूरस्थ मध्य के द्वारा अत्यधिक रूप से प्रभावित होता है, यानी ये हमको बहुत दूर प्राप्त होता है, मतलब अत्यधिक रूप से प्रभावित हो जाता दूरस्थ मध्य के द्वारा। इसके भी दोषों को भी हमने 3 पॉइंट लिखा है। आप कोई 2 पॉइंट का से याद कर लें। 5वां प्रश्न है हमारा, सूचकांक का अर्थ लिखिए। सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्य है जो समय, स्थान या अन्य विशेषताओं के आधार पर किसी चर मूल्य के समूह में होने वाले परिवर्तनों की माप करता है। सर्वप्रथम निर्देशांक का जो निर्माण है वो इटली के सांख्यिकी कार्ली को प्राप्त है। इन्होंने सबसे पहले 1764 में कीमत में होने वाले परिवर्तन की माप हेतु निर्देशांक की या सूचकांक की रचना की थी। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये देखा कि वस्तुओं की कीमतों में क्या परिवर्तन हो रहा है। आप अपने घर में जब भी बात करते हो तो आपके पापा या मम्मी या दादा दादी बताते हैं कि नहीं, सभी चीजें बहुत महंगी हो गई हैं। पहले सोना बहुत सस्ता था, 2000 1000 रुपए था और अब 50,000 रुपए हो गया है। इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं? 2 चीजों में तुलना कर रहे हैं कि पुराने समय में सोने का भाव कम था और अभी सोने का भाव
अधिक हो गया है। तो मुख्य रूप से जो सूचकांक है या निर्देशांक की रचना जो की गई थी, वो कीमतों में परिवर्तन के लिए की गई थी कि कीमतों में क्या परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार से सूचकांक एक विशेष प्रकार के माध्य हैं। प्रश्न 6 है, निर्देशांकों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। निर्देशांकों की प्रमुख विशेषता सबसे पहला है संख्या द्वारा व्यक्त। निर्देशांक हमेशा संख्या में व्यक्त किए जाते हैं। अन्य प्रकार के परिवर्तनों को हम शब्दों में व्यक्त करते हैं, जैसे मूल कीमत बढ़ गई है, उत्पादन कम हो गया है, परंतु जो सांख्यिकी और निर्देशांक है, इसमें हम केवल संख्याओं का के द्वारा व्यक्त करते हैं। दूसरा है तुलनात्मक अध्ययन। तुलना दो आधार पर की जाती है। प्रथम है समय के आधार पर और दूसरी है स्थान के आधार पर। समय को आधार मानते समय किसी विशेष वर्ष है, माह है या किसी समय के अंश को हम आधार मानते हैं, और स्थान को आधार मानते समय हम किसी विशेष स्थान को आधार मानकर परिवर्तन का मापन करते हैं। सामान्यतः जो निर्देशांक है, इसमें जो आधार होता है वो क्या होता है? समय। ज्यादातर हम किसके आधार पर तुलना करते हैं? समय के स्थान पर, परंतु कभी कभी स्थान के आधार पर भी तुलना होती है। तीसरा पॉइंट है सार्वभौमिक उपयोगिता। निर्देशांकों की सार्वभौमिक उपयोगिता है आर्थिक एवं व्यावसायिक समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए निर्देशांक का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। आधुनिक युग में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां निर्देशांक का प्रयोग ना होता हो। तो इस प्रकार से निर्देशांक का जो अध्ययन है वो बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सूचकांक सदैव सापेक्ष रूप में होते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? सूचकांक हमेशा सापेक्ष रूप में होते हैं। परिवर्तन की मात्रा को निरपेक्ष रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता, क्योंकि उस दशा में वह तुलना के योग्य नहीं होता। इसलिए इन्हें तुलना के योग्य बनाने के लिए सापेक्ष बनाया जाता है। इसके लिए उन्हें आधार को 100 मानकर प्रतिशत में व्यक्त किए जाते हैं। सूचकांक का मतलब ही होता है तुलना करना। आप सरल भाषा में ये सब दिमाग में रख लीजिए कि सूचकांक में हम तुलना करते हैं। सोना था 1,000 रुपए तोला और अब हो गया है 45,000 रुपए तोला। यदि आपको ये मूल्य नहीं पता है, केवल ये पता है कि सोने का भाव 45,000 रुपए है, तो आप ये नहीं कह सकते कि सोने का भाव बढ़ गया है। इसीलिए सूचकांक के लिए हमेशा हम तुलना करने के लिए हमको उसको किसी न किसी के सापेक्ष बनाना पड़ेगा। यानी हमको दो चर जरूरी है। यदि एक ही चर होगा तो वो सूचकांक नहीं होगा। इसीलिए सूचकांक सदैव किसके रूप में होते हैं? सापेक्ष रूप में। हमको 2 वर्ष, कोई भी 2 वर्ष से हम तुलना करेंगे। गेहूं का भाव 1,000 कुंटल था, अब 5,000 रुपए हो गया। हमको इसको सापेक्ष बनाना पड़ेगा, तभी हम इनकी तुलना दोनों की कर सकते हैं। निर्देशांकों का कोई दो महत्व लिखिए। पहला है, मैंने सरल सरल लिए हैं, ये दोनों पॉइंट हैं, तो बहुत सारे इनके पॉइंट यदि आपकी बुक में और मिल रहे हैं तो आप उनको याद कर लीजिए, परंतु मैंने सरलता के लिए ये दोनों पॉइंट लिया है। व्यापारियों के लिए उपयोगी निर्देशांक या सूचकांक व्यापारी तथा उत्पादक वर्गों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं, क्योंकि इनकी सहायता से उन्हें मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन, सामान्य आर्थिक स्थिति का पता चलता है। कोई भी व्यापारी हो, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है उसे निर्देशांक का ज्ञान ना हो, और निर्देशांक का ज्ञान यदि उसे अच्छा है तो वो अच्छा व्यापार कर सकता है। वो ये अंदाजा लगा सकता है कि उसको किन वस्तुओं पर अपनी लागत या पूंजी लगाना चाहिए, जिससे वो भविष्य में और अधिक महंगी हो जाएंगी और वो अधिक से अधिक लाभ कमा सकेगा। दूसरा है उत्पादन में वृद्धि या कमी की सूचना। उत्पादन संबंधी निर्देशांकों से यह मालूम हो जाता है कि कौन कौन से उद्योगों में उत्पादन बढ़ रहा है और कौन कौन से उद्योगों को प्रोत्साहन या आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता है। यदि देश में सरकार को उत्पादन में वृद्धि करना है या कमी करना है, तब भी वो किससे आकलन करेगी? निर्देशांक से। निर्देशांक की सहायता से ही ये अंदाजा लगा सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि पिछले साल प्याज का उत्पादन कितना था और इस वर्ष प्याज का उत्पादन कितना होने वाला है, या प्याज का लोग उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो सरकार ये प्रेरित करेगी कि नहीं, आप प्याज का उत्पादन करिए।
इस प्रकार से निर्देशांक से व्यापारियों के लिए भी उपयोगी है और उत्पादन में वृद्धि या कमी की सूचना भी हम निर्देशांक से प्राप्त कर सकते हैं। निर्देशांकों की रचना करते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहला है निर्देशांकों का उद्देश्य। पहला है निर्देशांकों का उद्देश्य। निर्देशांकों को बनाने से पहले उनके उद्देश्य ठीक प्रकार से परिभाषित कर लेना चाहिए, क्योंकि सभी कार्य इसी बात पर निर्भर करता है कि निर्देशांक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि यदि श्रमिकों से संबंधित जीवन निर्वाह निर्देशांक बना रहे हैं तो उनमें केवल ऐसी वस्तुओं को सम्मिलित किया जाएगा जिनका उपभोग श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। यदि हमको श्रमिकों के जीवन के बारे में निर्देशांक बनाना है तो हम वहां सोना या कार या लग्जूरियस चीजें, जो कीमती चीजें हैं, उनके बारे में, उन वस्तुओं का हमको अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। हमको जो आवश्यक वस्तुएं हैं जो श्रमिक उपयोग करते हैं उनसे संबंधित आंकड़ों को ही हम लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो निर्देशांक बनाने के पहले हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा कि हम किन उद्देश्यों के लिए निर्देशांक का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा है हमारा आधार वर्ष का चुनाव। निर्देशांकों के निर्माण में आधार वर्ष का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधार वर्ष की कीमत स्तर से तुलना अन्य वर्ष से कीमत स्तर से की जाती है, इसीलिए इसका चुनाव सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आधार वर्ष वह वर्ष है जिसकी औसत कीमत की तुलना में हम चालू वर्ष की औसत कीमत में हुए परिवर्तनों को दिखाते हैं, इसीलिए इसका चुनाव सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सामान्यतः जो आधार वर्ष है वो ऐसा होना चाहिए जो प्रत्येक दृष्टि से सामान्य वर्ष हो। जैसे यदि मैंने उत्पादन को दिखाया, यदि गेहूं के उत्पादन की यदि मुझे तुलना करना है, मैंने 1980 वर्ष का लिया और यहाँ 1990 वर्ष से तुलना कर रही। यदि ये 1980 वर्ष मेरे लिए क्या होगा? आधार वर्ष होगा, और ये 1990 क्या होगा मेरे लिए? चालू वर्ष होगा। तो मुझे 1980 वर्ष लेने के पहले ये पता करना चाहिए कि 1980 का जो वर्ष है वो सामान्य वर्ष है। यदि 1980 में बहुत अधिक सूखा हो गया या बाढ़ आ गई और उत्पादन नहीं हुआ था गेहूं का, तो मुझे इसकी 1980 से 1990 की तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1980 में जो उत्पादन था वो बहुत कम हुआ था, यानी ये सामान्य वर्ष नहीं था। तो जब भी हम तुलना करते हैं तो ऐसे वर्ष से हमको तुलना करना चाहिए, ऐसा आधार वर्ष सेलेक्ट करना चाहिए जो एक सामान्य वर्ष हो। इस प्रकार हमारी इकाई 5 भी समाप्त हो गई है। इस इकाई में छोटे-छोटे प्रश्न हैं। इस इकाई में केवल 2 अंक के प्रश्न हैं। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए, और सभी इसलिए याद कर लीजिए क्योंकि इस इकाई से आपको 2 प्रश्न हल करने हैं। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे अथवा में, और उनमें से आपको 2 प्रश्न अवश्य हल करने हैं जिससे आपको 2-2 अंक प्राप्त हो सकें। थैंक यू।